हे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टेक हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, हम कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के पार्ट 3 पद्यखंड का पतंग, जिसके रचनाकार है आलोक धनवा, के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। इसकी ऑलरेडी हम व्याख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप उसको न देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे आलोक धनवा पतंग के पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जैसा कि हम भी जानते हैं कि कपास रुई बहुत हल्की, मुलायम, गद्देदार, झटके सहने में समर्थ और इधर उधर उड़ने में समर्थ होती है। बच्चे भी इन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं की खान होते हैं। वे भी कपास रुई के समान हल्के फुल्के, कोमल, मुलायम, उछल कूद करने वाले तथा हल्की चोट को सहजता से सहन करने वाले होते हैं। उन्हें इधर उधर विचरते देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो उनके पैरों के तलबों में कपास रुई लगी हो, जिससे वे न सिर्फ वे स्वयं सुरक्षित रहते, अपितु जिन छतों, मुड़ेरों, किनारों पर वे दौड़ते भागते हैं, वे भी उनके पैरों के तलबों के संपर्क में आने से कपास रुई की तरह मुलायम और गद्देदार हो जाते हैं। संभवतः इसी कारण से कवि ने बच्चों को का कपास के साथ जन्म से ही संबंध बताया है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, देखिए ये पाठ के पूरे प्रश्न नहीं है, प्रश्न छोटे छोटे इसलिए दिए क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। वास्तव में पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सटीक प्रतीक है। ऊर्जा व उत्साह से भरे बच्चे कल्पनाओं के सागर में गोता लगाते हैं। जब वे अनंत आकाश में उड़ती रंगी बिरंगी पतंगों को देखते हैं तो वे भी उन्हीं पतंगों की तरह खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरते हैं। पतंग उड़ाने को आतुर बच्चे इस काल्पनिक उड़ान के लिए मार्ग की बाधाओं अथवा संभावित खतरों से भी जूझने को तैयार रहते हैं। आसमान में तितलियों की तरह इधर उधर हिलोरे लेती पतंगों को देखकर उनका मन भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उत्साहित रहता है। इसलिए यह कहना ठीक ही है कि पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ते हैं। दोनों की उड़ानों में अंतरंग संबंध है। अगला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में तितलियों की तरह उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मैं अक्सर कल्पना के संसार में खो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि काश मैं इन पतंगों की तरह खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भर पाता, पल में इधर, पल में उधर, जहां चाहता उड़ जाता, अपनी उड़ान से अनंत आकाश की ऊंचाइयों की थाह ले पाता। पतंगों को देखकर एक और बात जो मेरे मन में आती है वह यह कि काश पतंगों की तरह मेरी जिंदगी भी हल्की फुल्की एवं मनोविनोदों से परिपूर्ण होती। काश उसमें भी पतंगों की तरह खुशी के विभिन्न मनभावक रंग होते। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। उत्तर होगा, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से अद्भुत संबंध है। जब कभी भी मानव का शरीर पूर्ण मनोयोग से किसी कार्य की सिद्धि में लग जाता है तो शरीर में एक अद्भुत रोमांच और अकल्पनीय संगीत पैदा होता है। इस संगीत की लय में शरीर का रोम रोम पुलकित हो लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा विशेष में सम्मिलित प्रयास प्रारंभ कर देता है। ऐसे में मानव को अपने अभिष्ट के अतिरिक्त कुछ और नहीं सूझता और वह एक अनूठे संगीत के बसीभूत अपने कार्य में लगा रहता है। उसे किसी भी प्रकार की थकान का भी अनुभव नहीं होता। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय के साथ गहरा
संबंध है। अगला प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। पतंग बाल सुलभ चेष्टाओं एवं बालमन की कल्पनाओं का अद्भुत प्रतीक है। बच्चे जब खुले आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे में वे सब कुछ भूलकर उसी में रम जाते हैं। पतंग के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। आकाश में ऊंचाइयों को छूती पतंग की तरह ही उनका मन मस्तिष्क भी कल्पनाओं की नई उड़ान भरने लगता है। हिचकोले खाती पतंग की तरह ही उनका मन मयूर भी पुलकित हो हिल्लोरे लेने लगता है। वे यत्र तत्र यंत्रवत हो पतंग उड़ाने में लगे रहते हैं। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर होता है। वह पतंग जिस पर एक नाजुक धागे से वे नियंत्रण बनाए रखते हैं, पतंग पर नियंत्रण ही उनके अंदर आत्मविश्वास और निडरता के भाव भरता है। ऐसे में उनके हाथ में मौजूद धागा न सिर्फ पतंग को अपितु उन बच्चों की अनगिनत कोमल भावनाओं और कल्पनाओं को भी थामे रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? प्रत्येक प्राणी के जीवन में ऋतुओं का अत्यधिक महत्व है। ऐसे में यदि हम शरद ऋतु की बात करें तो यह मन भावन ऋतु सभी को पसंद होती है। मुझे भी यह ऋतु अत्यधिक पसंद है। तेज बारिश के बाद जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो वातावरण से उमस गायब हो जाती है। गर्मी एवं बरसात के 4-5 माह बाद जब यह मनभावन ऋतु आती है तो मैं अपने रुके हुए कामों को पूर्ण करता हूं। इस ऋतु में खाने पीने, खेलने, पढ़ने इत्यादि में खूब मन लगता है। शरद ऋतु बढ़ने पर गुनगुनी धूप अच्छी लगने लगती है। व्यक्ति की पहचान शक्ति भी बेहतर हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मेरे जीवन में शरद ऋतु एक अहम स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की पेंग भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी? बच्चों की पेंग भरने की तुलना के पीछे कवि की कल्पना यह रही होगी कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए उनकी डोर अपने हाथों में थामे आगे पीछे घूम रहे होते तो ऐसा लगता है मानो वे किसी पेड़ की लचीली डाल को पकड़कर झूला झूल रहे हो। अगला प्रश्न है, खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बचने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? पतंग उड़ाने की धुन में मगन बच्चे जब कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं। इससे उनके अंदर का भय समाप्त हो जाता है। तब वे निर्भीक बच्चे सूरज की आंखों में आंखें डालकर पतंग के उड़ाने के मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती से भिड़ने को और भी बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसी दुर्घटना से बचाव उन्हें जीवन में आने वाली विपत्तियों कष्टों का सामना निडरता पूर्वक करने के लिए तैयार कर देता है। अगला प्रश्न है, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन की तमाम अवस्थाओं में से किशोरावस्था और युवावस्था सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। इन अवस्थाओं में किशोर एवं युवाओं का जोश देखते ही बनता है। वे निडरता के साथ जीवन में आने वाले खतरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे जोखिम भरे जीवन कार्य करने से नहीं डरते। उन्हें रोमांच पैदा करने वाली गतिविधियां अच्छी लगती है। वे अपनी ही धुन में मगन होकर काम करना जानते हैं। पतंगों की तरह उनकी काल्पनिक दुनिया के सपने भी रंगीन होते हैं। पतंगों की तरह ही वो ऊंचाइयां छूने के लिए बेताब और उत्सुक होते हैं। उनकी यह सोच और आगे बढ़ने की व्यग्रता समाज के लिए आवश्यक है। वे अपने कार्यों में छोटे होते हुए भी समाज के लिए प्रत्येक प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकते हैं। अतः प्रत्येक परिवार एवं समाज को अपने किशोरों और युवाओं की असीम ऊर्जा को सदैव सही दिशा में लगाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया है? प्रस्तुत कविता पतंग में कवि आलोक धनवा ने सवेरे के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल विशेषण का प्रयोग किया है। वास्तव में
शरद के सवेरे की तुलना कवि ने खरगोश की लाल आंखों से इसलिए की क्योंकि उसकी आंखों में सवेरे जैसी लालिमा होती है। अगला है, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? कवि के अनुसार पतंग संसार की सबसे हल्की चीज है, यह रंग बिरंगी होती है, यह संसार के सबसे हल्के कागज में बनी होती है, इसमें लगी बांस की कमानी खपच्ची अत्यधिक पतली होती है। कवि आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है? कवि के अनुसार बच्चों की दुनिया ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भरी हुई होती है। वे कल्पनाओं के सागर में गोता लगाते हैं। उनकी जिंदगी आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों की ही तरह रंगीन और हल्की फुल्की होती है। वे उड़ती पतंग देखकर प्रसन्न होते हैं और जोश में आकर सीटियां मारते हैं, किलकारियां निकालते हैं। उनका स्वभाव तितलियों के समान अत्यंत कोमल होता है। कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है? कपास शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में बच्चे भी कपास रुई की तरह हल्के होते हैं। वे भी कपास की तरह इधर से उधर उड़ते फिरते हैं। उनके पैर भी कपास की तरह ही कोमल और मुलायम होते हैं और वे अपने इन पैरों से पृथ्वी को ऐसे नापते हैं कि ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे आने को आतुर हो। पतंग उड़ाते समय, अगला प्रश्न है, पतंग उड़ाते समय बच्चों को छतों की खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? पतंग उड़ाते समय बच्चे अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। उस समय उन्हें सिर्फ और सिर्फ पतंग दिखती है। ऐसे भी कभी कभी अनियंत्रित होकर जब कभी वे छतों के किनारों से नीचे गिरने वाले होते हैं, तब उन्हें नीचे गिरने से उनके रोमांचित शरीर का संगीत बचाता है। पतंग की वह डोर तो ऊपर आसमान में अनंत सीमाएं लिए रहती है। ये उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, इसकी व्याख्या जरूर देखें तो आपको प्रश्न उत्तर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनते हैं उनको भी आप देख लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी हो सके। तो और चैनल को सब्सक्राइब न करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।